ओके स्टार्ट करें फिर। आ गए हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है मेरा बेटा, सो इस वीक आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। सो नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसको मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि करें। 3 चैप्टर है उसके। सो है उसमें भी थोड़ा सा ना टाइम लगेगा अपने को, 1 मंथ के अराउंड लगेगा आराम से। 1 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा टाइम उसको कराने में। ठीक है, चलिए चले करते हैं बेटा स्टार्ट। और कोई नहीं, थोड़ा सा लगेगा, पीछे चल रहा है सिलेबस, लगा लूंगी एक्स्ट्रा क्लास। क्या कहते हो संडे को? यस हाँ तो तुम आते ही हो। 2 घंटे, आधा घंटा तो मैं तुमसे बात ही करती हूँ, 1.5 घंटा पढ़ते हो तुम लोग, है ना? तो बुला लूंगी कभी लगेगा तो। वैसे अभी ठीक है, चलने दो, अभी नहीं लगाती एक्स्ट्रा क्लास, और अभी एक लगी है। जब मुझे लगेगा ना कि टेस्ट आ गया और चैप्टर ही नहीं हुआ, फिर उसके हिसाब से अरेंज कर लेंगे। ठीक है मेरा बेटा, तो लेक्चर नंबर 7 रहेगा आज आपका, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अभी तक हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, उनके फॉर्मूले, हाफ लाइफ, ग्राफ, ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक तुम्हें 4 डीपीपीज मिल चुकी हैं, है ना? 3 डीपीपीज और मिलेंगी तुम्हें। क्लियर है मेरा बेटा? तो उसको आप साथ साथ करते हुए जाएंगे। आज क्या पढ़ना है? आज अपने को ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़नी है। मैम क्या होता है ये मैं बताऊंगी। आर्हेनियस इक्वेशन करना है एंड बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है मेरा बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी करा दिया, सब बच्चों को गुड इवनिंग एवरीवन, सब बच्चों को वो चीजें टिप्स पे आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अगर आप लोगों को नहीं याद है कि मैम ने क्या कराया है, फॉर्मूले क्या है, तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा सीरियसली लेना है चीजों को। ठीक है, तो लास्ट जो मैंने संडे को एक्स्ट्रा क्लास ली थी, बहुत सारे बच्चों ने वो मिस भी की थी, तो आई होप आप लोगों ने वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया हो। तो मैंने आप लोगों को जनरल nth ऑर्डर के लिए इक्वेशन बताई थी, याद है? यस यस मैम। और वो ये इक्वेशन थी, राइट? तो ये इक्वेशन सिर्फ किस पे एप्लीकेबल नहीं थी? 1 ऑर्डर के लिए, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। एक तो ये बताया था, और मैंने ये बताया था कि हाफ लाइफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू द पावर n-1। एक मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला भी काम में आ जाता है ना? यस मैम। ठीक है, ये सब हमने किया। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। तो प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने जान करके असाइनमेंट नहीं भेजा था, क्योंकि मुझे लगा था कि एक्स्ट्रा क्लास है, नहीं भेजती हूँ असाइनमेंट, ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। बट अभी हमारी 3 क्लासेस लगेंगी, 3 क्लासेस में मैं इसको भेजूंगी। आपका सैटरडे का ऑफ आ रहा है रक्षाबंधन का, एंजॉय करना हो फेस्टिवल मॉर्निंग में, एंड फिर अपना शाम को एंजॉय करके दोपहर में पढ़ने बैठ जाना। आपको 2 दिन मिल रहा है अपना अच्छे से केमिकल काइनेटिक्स, जिसका जो पेंडिंग है, आपका डीपीपी पेंडिंग है, या फिर आपका रिकॉर्डेड कोई लेक्चर अगर आपको देखना है, तो प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है मेरा बेटा? चलिए मैम क्लासेस ऑफ है उस दिन? हाँ बेटा, सैटरडे को रक्षाबंधन वाले दिन क्लास नहीं होंगी आपकी। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम चलते हैं आगे मेरा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की तरफ पढ़ते हैं। ट्रांजिशन स्टेट कभी किसी ने नाम सुना है क्या? ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है मेरा बेटा? यस मैम। कहाँ सुना है? स्कूल में? मैम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ना 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 ना, दिस इज समथिंग डिफरेंट। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, अगर तुमने कभी सुना हो मेरा बेटा, कोई भी रिएक्शन जो है, रिएक्शन में क्या लेते हो आप मेरा बेटा? रिएक्टेंट लेते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो। ऐसा रिएक्शन नहीं होगा कि रिएक्टेंट से रिएक्टेंट लिया, बस कुछ कुछ करके प्रोडक्ट बना लिया। गेटिंग माई पॉइंट? वो एक मैकेनिज्म से होते हुए जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा बेटा मैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की थ्योरी की बात करूं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है सीधा साधा, कि जो भी आप रिएक्शन करवाते हो, मतलब रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनता है, तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है? ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। अभी ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, कैसे दिखती है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि ये जो थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, वो हमें किसके बारे में एक्सप्लेन करती है? बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करनी है। मतलब बेसिकली हमें जिनकी मॉलिक्युलरिटी 2 होती है
एलिमेंट्री रिएक्शन में हमें वो पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरा बेटा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट से मेरे पास A2 है, इस तरीके से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, और मेरे पास B2 है। ठीक है, अब होता क्या है, जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, आपस में कोलिजन होता है। आकाश जी बोलो क्या कहते हो? यस मैम। हाँ, आकाश से याद है, आकाश तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैं बता देती हूँ। जो तुमने पूछा था सूडो वाला, पूछा था ना कि अगर मैम कोई लोअर ऑर्डर की रिएक्शन है तो वो हायर ऑर्डर भी हो सकती है, आई गेस यही पूछा था ना तुमने क्वेश्चन, तो आंसर इज नो। ठीक है, तो Okay, जो मैंने बोला था वो, क्योंकि सूडो ऑर्डर हम रिएक्शन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते ही उसके लिए हैं कि हमारे हायर ऑर्डर की रिएक्शन लोअर ऑर्डर वाली हो जाती है। ठीक है, तो तुम्हारे Yes, क्वेश्चन ma'am. का आंसर था। ओके, तो इसमें क्या होगा मेरा बेटा, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करोगे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में क्या होंगे, कुछ कोलिजन होंगे। तो माना कि ये बेसिकली इसको कोलाइड कर रहा है, दिख रहा है आपको, और ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है, दिख रहा है सबको। बेसिकली मैं Yes, कोलिजन, ma'am. और आगे Yes, जब मैं ma'am. कोलिजन थ्योरी करवाऊंगी ना आप लोगों को, तो वहां पे एक वर्ड यूज करूंगी मैं, दैट इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। ऐसा नहीं है बेटा कि मॉलिक्यूल बस आपस में कोलाइड कर रहे हैं, आपस में उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, तब उनका प्रॉपर कोलिजन माना जाएगा। ठीक है, तो जब ये आपस में कोलाइड करते हैं बेटा, अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे होगा क्या, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, यही तो होता है रिएक्शन में। देखो एक बार, जैसे ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, ए के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, और ए बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये वाली स्टेट क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, जिसमें हम क्या दिखाते हैं, बॉन्ड बनना, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग को एक साथ दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, इसी को ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ऐसे हैश लगा देते हैं ऊपर। मतलब बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है रिएक्शन में जिसमें हम क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। ठीक है, ये हम दिखाते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। सुनाई दे रहा है सभी को, गुरविंदर जी, सुखजीत जी? Yes, ma'am. तो इसको हम और क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम है इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। बट अब दिक्कत पता है क्या है, ये स्टेबल नहीं होता। ये क्या नहीं होता मेरा बेटा, स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। कोई मुझे इसका रीजन बता पाएगा, व्हाई इट इज अनस्टेबल? क्योंकि मेरा बेटा आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जो 4 मेंबर और 3 मेंबर रिंग होती है उनमें स्ट्रेन होता है, मतलब वो स्टेबल नहीं होती है। देखना एक बार, ये वाला कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, अगर आप लोगों ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग, तो इसको 109 डिग्री चाहिए, लेकिन इसको कितने का मिल रहा है एंगल बताओ, 90 डिग्री चाहिए। 109 मिल कितने का, 90। तो यानी कि मॉलिक्यूल में स्ट्रेन है, मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। तो अगर कोई चीज स्टेबल नहीं होती तो वो क्या उस स्टेट में रहना चाहेगा, नहीं रहना चाहेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट भी बेटा बहुत कम टाइम के लिए ही होगी, स्टेबल नहीं है, फटाफट से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट को अपन आइसोलेट नहीं कर सकते। मान लो तुम्हारा मन करे मैम ट्रांजिशन स्टेट को मैं अलग से स्टडी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं कहूंगी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। फटाफट से क्या बनेगा मेरा बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। बोलो। Yes, ma'am. और अगर मैं बात करूं प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, मुश्किल नहीं है जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, बहुत चीजें आसान है। अगर तुम सिर्फ क्लास में सुन रहे हो और घर पे सिर्फ 20 मिनट्स दे रहे हो क्लास नोट्स को रिवाइज करने में, तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती थी अपनी याद करो, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती थी, मतलब जहां पे बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक ही स्टेप में होता है, साइमल्टेनियसली होता है, ऐसी रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। और जब बेटा हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब वहां पे रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, पहले बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, then it will convert into products. ठीक है, and this is something which we will study in organic chemistry as well. ये हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. तो जो अभी Yes. मैंने तुम्हें इतना बड़ा भाषण लेक्चर दिया वो यही लिखा हुआ है कि कोलिजन के टाइम पे नए बॉन्ड बनेंगे भाई साहब, पुराने टूटेंगे, है ना।
और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी स्टेज को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट ऑलवेज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है जी, बोलो। यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. इतना तो समझ में आ गया, ठीक है मैम। उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। मैम ये क्या है बेटा, ये एक ऐसा डायग्राम है ना, तुम आगे कहीं भी चले जाओ, अगर कोई हायर लेवल पे भी केमिस्ट्री को सीखना चाहता है तो एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो होता है, मतलब वो आना ही चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे आप काफी चीजें बता सकते हो। जैसे मान लो, अगर मान लो लेट से मैं ये वाला पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाऊंगी, यहाँ पे मेरा एनर्जी होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं एनर्जी दिखाऊंगी और यहाँ पे आपका रिएक्शन की प्रोग्रेस दिखाऊंगी, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे ये वाला बना रही हूँ, पहले मेरे को बनाने देना। क्या दिखा रहे हो मैम यहाँ पे, इधर आइए मेरा बेटा, ये क्या है आपका रिएक्टेंट, ये क्या है रिएक्टेंट है, इसको मैं ER लिखना चाहूंगी, देखना एक बार ER। और ये क्या है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है और ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है मैम। अब एक बात बताओ, अगर तुम चाहते हो कि मैम हमें तो ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो अगर तुम्हें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो तुम्हें ये पहाड़ जैसा जो पहाड़ खड़ा है रास्ते में, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और जो ये पहाड़ की ऊंची चोटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। Activation. क्या बोलते हैं, नहीं एक्टिवेशन Trans- एनर्जी डिफरेंट बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। एक बात बताओ, अब तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुंचना है, जब तुम यहाँ पहुंचोगे तभी तुम यहाँ पे आ पाओगे, यस और नो। तो यहाँ पे क्या होगा, तो तुम्हें एनर्जी चाहिएगी, तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिएगी, देखो इधर ध्यान से देखो, इधर मिनिमम एनर्जी भाई साहब इतनी चाहिए, बोलो क्या कहते हो, इतनी एनर्जी चाहिए तुम्हें मिनिमम यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्या कहते हो। और इस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं मेरा बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी होता क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ये वो एनर्जी होती है, मतलब मैम हमें मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिएगी, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। Yes, ma'am. मैम आपने TS से किसे लिखा है, ट्रांजिशन स्टेट। TS इज योर ट्रांजिशन स्टेट, यस। तो मैम हमें मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए होगी, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम दे रहे हैं। अब रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कितनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, दिख रहा है सबको, इतनी एनर्जी है। Yes, ma'am. मान लो ये मिनिमम जो थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको कितनी चाहिए, लेट से 120 जूल चाहिए, 120 किलो जूल चाहिए, लेट से एग्जांपल दे रही हूँ मैं। और मेरे पास रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी 40 जूल तो होगी, कुछ तो होगी ना, ऐसे मरे मरे सोने ना होंगे, रिएक्टेंट के पास कुछ तो अपनी एनर्जी भी होगी। और कितनी चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि बैरियर क्रॉस हो जाए, 60 और चाहिएगी। यस Yes. और जो ये तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना, इसी का ही नाम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। क्या मैम होता है, मैम 80 चाहिए और अच्छा सॉरी 80। और जितनी ये तुम्हें एक्स्ट्रा चाहिए, यही क्या होती है तुम लोगों की एक्टिवेशन एनर्जी होती है। क्या बोला मैंने, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है मेरा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, नाम से पता चल रही है, एक्टिवेट कर देती है भाई साहब। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert reactant into product। बोलो क्या कहते हो, yes or no। यस मैम। Yes, ma'am. इतनी आई बात समझ में आप लोगों को, बताइए।
थ्रेशोल्ड एनर्जी इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो तो चाहिए ही चाहिए होती है, मतलब इतनी तो चाहिए ही चाहिए, और कुछ रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी होगी और उससे जो एक्स्ट्रा चाहिए होगी, दैट एक्स्ट्रा वाली एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दैट एक्स्ट्रा कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या ये डायग्राम समझ में आया? यस ठीक है, तो यानी मेरा बेटा, क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से और प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है ना, हाई एनर्जी या स्टेबल नहीं है, तभी देखो एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। कैसे बनाया ग्राफ, क्लियर हुआ? बताइए, मुश्किल है? मैम ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल क्यों हुई मैम? क्यों? वो तो मैक्सिमम एनर्जी है ना मैम जो हमें चाहिए होगी मैम, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक वही हमें लेके जा रही है। ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट योर एनर्जी मेरा बेटा। मैम मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ से तुम्हें, जो यहाँ से लेकर यहाँ पे, यहाँ तक तुम्हें जाना है, यहाँ से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक जाना है, उसके लिए जो तुम्हें एनर्जी चाहिए दैट इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ एक ऐसी स्टेट है जहां पे आप ये दिखाते हो कि रिएक्टेंट जो है, बेसिकली जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हो रहा है, आप उसमें ये दिखाते हो कि पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड क्या है, बन रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है और वो स्टेबल नहीं होती है, इसीलिए उसकी एनर्जी देखो रिएक्टेंट की वाली एनर्जी से भी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी से भी ज्यादा है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, हो जाएगा इतना, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, चलिए, तुम ये बोल सकते हो, किसी ने पूछा मैम 80 कैसे है, इग्नोर मार दो, 80 सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था। ठीक है, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, राइट? चलिए, ठीक है, आगे चलूं मैं? चलिए, यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे सारे बच्चे। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, लिखो सारे बच्चे। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ बोन्स टेक प्लेस इन दिस स्टेट, है ना, यही दिखा रहे हो ना आप, बोन्स का रीअरेंजमेंट तो दिखा रहे हो। This is the least stable state in elementary reaction, hence its potential energy is greater than that of both reactant and product। बोलो हाँ के ना? यस मैम। जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है वो ज्यादा होगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी से। ठीक है, लिख लिया? चलिए आगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर किसी ने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिख लो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। बोलो। यस। फिर यहाँ पे एक बात बोली जाती है, इधर आओ। सिंस इट्स नेसेसरी दैट रिएक्टेंट पार्टिकल्स रीच टू द ट्रांजिशन स्टेट, जब तक रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट पे नहीं पहुंच पाएंगे, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे प्रोडक्ट में, तो वही वो बोल रहा है, क्योंकि जरूरी है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच पाए टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब जो पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ट्रांजिशन स्टेट की, वो एक्चुअली है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी तो है, ये देखो ना, ये वाली एनर्जी, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट किसके बराबर है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के। यस और नो, बोलो। यस मैम। तो मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा बेटा, कि टोटल एनर्जी जो हमें चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है क्या एक्चुअल में? आप लिख सकते हो एट मिनिमा, मिनिमा मतलब कम से कम, जो टोटल एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, और यही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। बोलो। यस मैम। कंफ्यूज मत हो इसमें आप लोग, सिंपल सी बात है, वही आप लोगों को ध्यान में रखनी है मेरा बेटा। हो जाएगा? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी लिखिए सारे बच्चे। द मिनिमम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन का मतलब क्लियर हो रहा हो। डेफिनेशन पेपर में नहीं आएगी, बट अगर आपको कोई कंसेप्ट समझना है तो उस वर्ड का मतलब भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ मेरा बेटा
क्या लिख सकती हूँ मैं इसमें? ये तो हमें पता है कि मैम टोटल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना? मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर मान लो लेट्स से एनर्जी जो है, लेट्स से थ्रेशोल्ड एनर्जी 120 है और तुम कितनी दे रहे हो 140, तो कोई बात नहीं, उससे ज्यादा है ना, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बेशक चलेगी, ठीक है। और अब मुझे एक बात बताओ, जो मेरी टोटल एनर्जी है जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एट मिनिमा टोटल एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब तुम मुझे ये बताओ थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर है? इधर देखना एक बार, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, यस और नो? सारे Yes, जवाब ma'am. थ्रेशोल्ड ma'am. Yes, ma'am. इक्वल है रिएक्टेंट की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ गया? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। बोलो। यस Yes, ma'am. हो जाएगा? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। इतना लिख लिया, प्लीज कंफर्म कीजिए मेरा बेटा, फिर मैं आगे चलूंगी। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, अगर तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी होगी, जो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के या तो बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। क्या कहते हो? ये बोल सकती हूँ ये वाली बात भी मैं? बोलो। Yes, ma'am. वेरी गुड, ये भी हम आगे आएंगे ना, कोलिजन थ्योरी में तुम्हें पढ़ाऊंगी। उसके बाद हेडिंग डालेंगे मेरे सारे बच्चे, क्योंकि मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तुम्हें एक बार बता दिया, अभी बताया ना पोटेंशियल एनर्जी वाला। अब यहाँ पे हम दो मेन रिएक्शन के लिए ड्रॉ करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। तुम लोगों को अच्छे से पता है जब मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करती हूँ तो मेरा चेंज इन एंथैल्पी क्या आता है? हरलीन, हरलीन है, हरलीन नहीं आज, प्रतीक, अंशिका, सुहानी, तुम लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को? यस मैम। फिर ठीक। Yes, ma'am. एंडोथर्मिक क्या होगा? जहां पे डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है, Positive. एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही होती है। तो हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा, चलिए आइए। तो एक्सोथर्मिक के लिए जो ग्राफ बनता है, इधर आइए, वो कैसे बनता है? ऐसे बनता है। एक्सोथर्मिक में हम लोग क्या दिखाते हैं बेटा? प्रोडक्ट की एनर्जी कम दिखाते हैं, क्योंकि आपने सुना भी होगा जब प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल होता है तो एनर्जी क्या होती है मेरा बेटा? रिलीज होती है, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की एनर्जी से। तो अब वही बताओ, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी मिनिमम वाली थ्रेशोल्ड एनर्जी? हाँ मैम। ये तुम्हारी रिएक्टेंट की एनर्जी, ये तुम्हारी प्रोडक्ट की एनर्जी, बोलो। Yes, ma'am. और ये तुम्हारी एक्टिवेशन Activation. एनर्जी। अच्छा ये कौन सी है? ये देखना एक बार, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट वाली, इनका डिफरेंस क्या होगा? इनके डिफरेंस होता है आपका एनाथैलेपी। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का अगर डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा मेरा बेटा? एनाथैलेपी आएगा। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है मेरा बेटा? जो डेल्टा एच है वो क्या होगा? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट। Reactant की energy. अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे किसकी एनर्जी ज्यादा दिख रही है तुम्हें? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? मैम रिएक्टेंट की। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो ओवरऑल डेल्टा एच कितने आने, क्या आने वाला है? माइनस में आने वाला है, यानी कि नेगेटिव आने वाला है। दैट इज वाई ये एक्सोथर्मिक का क्या है? ग्राफ है। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंडोथर्मिक का अगर मैं बनाऊंगी तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। ये आपकी वही रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एच होगा। ये क्या है मैम? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और ये क्या है आपकी? Activation एक्टिवेशन energy. एनर्जी है।
बोलो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डेल्टा एच होगा वो ईपी माइनस ई आर होगा। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है या रिएक्टेंट की? मैम प्रोडक्ट की, तो चेंज क्या आएगा एंथैल्पी में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है मेरा बेटा? ज्यादा होती है। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। अच्छे से निहार लो ग्राफ को, क्योंकि बेटा पेपर में ग्राफ से रिलेटेड सवाल भी पूछा जाता है। तो एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी कम दिखानी है, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दिखानी है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। ओके, हेडिंग डालिए बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने ग्राफ बनाया है, कुछ कंक्लूड करते हैं हम वहां से। लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ, इज ऑलवेज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी बट में ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये वाला पॉइंट लिखेंगे पहले सारे बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अभी समझाऊंगी। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है बेटा, मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा एच। ये मैंने मोड लिया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रही हूँ। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी ग्रेटर, लेस और इक्वल टू डेल्टा एच। प्लीज ये तीनों पॉइंट सारे बच्चे लिखेंगे एंड कंफर्म करोगे, सो दैट मैं इसको समझाना स्टार्ट करूं। और कोई भी बच्चा क्लास से नहीं जाएगा बेटा, आप लोगों का अटेंडेंस बहुत कम है, कुछ बच्चे सिर्फ 50 मिनट ही क्लास में बैठते हो। अगर आप लोग क्लास में नहीं बैठ रहे हो तो उसका आप लोगों को टीचर को प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। डन मैम। लिख लिया? रविंदर, गुरविंदर, यस मैम। यस मैम। मैं आंसर, दीप्ति, दिव्या, यस मैम। संध्या, यस मैम। दिया। चलो यस मैम। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैम ये कैसे आपने लिखवा दी, क्या हमें रट्टा मारा है? नो। चलो पहले वाला पॉइंट को पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होगा तुम्हारा? कम। चेक करें, देखो इधर देखो, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ये थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये थी, देख रहे हो कमी है? बोलो। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी, इधर देखो ये प्रोडक्ट की एनर्जी, थ्रेशोल्ड की एनर्जी। तो यानी कि क्या दिख रहा है आपको? जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो हमेशा थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होगी? कम होगी। और अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट की एनर्जी से, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा भी हो सकती है इन केस ऑफ, देखो एंडोथर्मिक, और कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। बराबर कब होगी? जब दोनों की एनर्जी तुम क्या दिखा दोगे? बराबर दिखा दोगे। यस और नो?
फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है मेरा बेटा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मैम प्रूफ करके दिखाओ, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो पॉइंट्स लिख लो। ये देखो एंडोथर्मिक का ग्राफ है, ये सबको दिख रहा है बिकॉज मैंने पहले वाले ग्राफ में क्या दिखा रखा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दिखा रखी है। ठीक है, ये मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, मैं एक और पाथ बना लेती हूं, ये वाला जो मैंने दूसरा वाला बनाया, लेट्स से ये EA1 है और ये दूसरा वाले का नाम मैं दे देती हूँ EA2। बोलो। Yes. एक और बना देती हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैम, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी डेल्टा एल से। ये तीसरे वाला है, यानी कि ये वाला। ठीक है, अब मुझे चेक करके बताओ क्या सब में मेरी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? Yes. Yes, ma'am. हो गई बात? ये तुम्हें बताना नहीं है, बनाना नहीं है, सिर्फ सुन लो, मैं सिर्फ प्रूफ करके दिखा दूं। हाँ ठीक है मैम, बात जम गई। एक्सोथर्मिक में मैंने क्या बोला कि मैम ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। अब मान लो ये एक्टिवेशन एनर्जी 1 है और ये डेल्टा एच है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा एच से दिख रहा है सबको। एक और पाथ मैं कंसिडर कर लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ, देखना एक बार। ठीक है, और एक मैं ये वाला ले लेती हूँ, आना एक बार। ये वाला क्या है, ये वाला 2, देखना जो ये 2 वाला और डेल्टा एच वाला सेम नहीं दिख रहा? Yes. सेम सेम दिख रहा है ना? और अगर मैं 3 वाला दिखाऊं तो ये वाला, ये छोटा नहीं दिख रहा आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो क्या कहते हो? Yes. ठीक है, तो ऐसे होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा ज्यादा ही होगी एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्सोथर्मिक में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये पॉइंट्स लिख लिए हैं बस इतना बहुत है। कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Yes, अब Yes, देखिए ma'am. सवाल कैसे आता है। सवाल यहाँ पे 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो आपसे एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि बताओ भाई इसमें से एंडो और एक्सो का ग्राफ कौन सा है, ऐसा सवाल आता है तो आप पता लगा लोगे। एक सवाल इस तरीके का आता है जो कि बिल्कुल ही सिंपल टाइप का है, देखना एक बार पढ़ो। वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, पढ़ना एक बार। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फिगर कह रही हूँ, फिगर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी, मतलब आप लोगों को क्या बताना है, ये बताना है। ठीक है, डेल्टा एच बताना है। तो डेल्टा एच क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी, इनका डिफरेंस ही होता है। बोलो, और ये किसके बराबर आ रहा है, 45. वाई के बराबर। आंसर क्या आ Y जाएगा के फिर? 45 किलो। 45 kg. हो भी जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसा आता है ये? हाँ जी बेटा, इतना अच्छा हमको समझता है। यस, ये आया था 2022 में बेटा। ठीक है, आसान इसलिए है बिकॉज यू नो कि ग्राफ में आप एंथैल्पी को कहाँ दिखाओगे। अगर इफ यू डोंट नो कि कहाँ पे दिखाओगे ग्राफ में एंथैल्पी, तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो अब सीधी सी बात, अगर पेपर में मान लो 25 सवाल है, 25 में से तुम मान लो 15 बना पा रहे हो, 10 बना ही नहीं पा रहे, इसका मतलब 15 तुम्हारे पढ़े हुए में से आए हैं ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू सोल्व ना। अगर मान लो तुमने बेशक क्वेश्चन बहुत आसान हो, लेकिन अगर तुमने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाई नहीं करके आए हो, तो फिर वो आसान भी नहीं बनेंगे, फिर तो वो पेपर ही मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो अगर आप चीजें पढ़ते हैं तभी क्वेश्चन वहां से बनते। चलिए आइए,
नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा बेटा। तो इस चैप्टर को अगर मैं डिवाइड करूं तो पहले वाला तुम्हारा पार्ट आता है जहां पे आप रेट लो, रेट ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं। दूसरा पार्ट आता है जहां पे आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर वगैरह पढ़ते हैं। तीसरा जो पार्ट आता है दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सवाल आते हैं। तो बेटा याद करो, मैंने तुम्हें बोला था पता नहीं पहले या दूसरे लेक्चर में कि रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर से क्या रिश्ता है, वो हमें आर्हेनियस भैया जी बताएंगे। तो बेसिकली आर्हेनियस इक्वेशन क्या आती है, इसमें डेरिवेशन नहीं पढ़नी होती है। इसमें आर्हेनियस इक्वेशन तुम्हें डायरेक्ट याद करनी पड़ती है। K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर, E रेज टू द पावर, पावर में है EA बाय RT। ये होती है हमारी आर्हेनियस इक्वेशन। ये दिखने में तो बड़ी छुटकू सी लग रही है, लेकिन अच्छे अच्छे सवाल इससे बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे सवाल इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, लिखो इसको। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है, अब यहाँ पे K क्या है, ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे। जैसे सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ टेम्परेचर, T इज योर टेम्परेचर, ध्यान रखना केल्विन में लेना आपको इसको। इसमें लेना है, केल्विन में लेना है। केल्विन। R क्या है मेरा बेटा, R तुम्हारा गैस कांस्टेंट है। कितनी वैल्यू लोगे, अगर जूल में है तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और इसको हम 25/3 भी लिख सकते हो अगर कैलकुलेशन मान लो कहीं आसान करनी हो। लेकिन अगर मान लो कैलोरी में दे रखी हो तो R की वैल्यू कितनी लोगे, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, EA क्या है मेरा बेटा, EA तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये भी किसमें लोगे आप, जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल में, जो इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करोगे कि R की वैल्यू क्या लेनी है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में है तो जूल वाली लो, किलो जूल में तो किलो जूल, कैलोरी है तो कैलोरी वाली। A क्या है मेरा बेटा, A को हम बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर। क्या बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, आर्हेनियस फैक्टर है ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री है बेटा ये। ठीक है मेरा बेटा, प्री एक्सपोनेंशियल क्यों है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले लिखी हुई है ना, इसीलिए। ठीक है, और इसको हम और क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, कोलिजन फैक्टर भी बोलते हैं, है ना। तो काफी नाम है इसके। के क्या है बेटा, के रेट कांस्टेंट है, और इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। मैम क्या क्या ये क्या बता दिया आपने, मतलब के को हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, वो तो ए है। अभी मैं बताऊंगी कि कब आप के को ए बोलोगे। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए, जो मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। उसके अलावा मेरा बेटा मुझे ये बताओ तुम लोग कि जो ए की यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी। अगर मैं पूछूं बेटा आर्हेनियस फैक्टर की यूनिट क्या होगी, तो मैं बोल सकती हूँ क्या कि जो यूनिट होगी इसकी, यूनिट ऑफ ए इज सेम एज के। मैम कैसे, एक बात देखो, एक्टिवेशन एनर्जी किसमें है, जूल पर केल्विन पर मोल में ले लो। आर किसमें है, एक सेकेंड, जूल पर मोल में ले लो। आर किसमें है, इधर आओ, जूल पर केल्विन पर मोल में लोगे। और टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में, तो केल्विन से पर केल्विन गया, जूल पर मोल से जूल पर मोल, तो ये तो कुछ बची नहीं, इसकी तो यूनिट है ही नहीं। तो यानी कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वही किसकी होगी, यूनिट ए की भी होगी। यस और ठीक है, चलिए। हाँ, एक और कन्वर्जन ध्यान रखो, 1 कैलोरी, अगर मान लो कभी तुम्हें कैलोरी को जूल में चेंज करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.184 के बराबर होती है। इसको याद कैसे करोगे, 1 कटोरी में 4 जामुन, कैसे याद करोगे, 1 कटोरी में 4 जामुन, 1 कटोरी में 4 जामुन। ठीक है, चलिए, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता बट स्टिल। आगे चलूं, चलिए। अब आर्हेनियस फैक्टर के बारे में कुछ कुछ चीजें हैं। इसको हमने क्या बोला, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्हेनियस फैक्टर को हम कोलिजन फैक्टर भी बोलते हैं मेरा बेटा। अब मैं ना
जो ये फॉर्मूला है ना, इसमें से एक एक चीज को हटाऊंगी, ए को उठाऊंगी, इस पूरी टर्म को उठाऊंगी। इनका मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और क्या बोलते हैं, आज थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा लगेगा बेटा तुम लोगों को। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता क्या है, ये आरएनएस फैक्टर को कोलिजन फैक्टर भी बोलते हैं। वाई? क्योंकि ये क्या बताता है, टोटल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल irrespective of their energy। मतलब जो बेटा ये कोलिजन फैक्टर है, दैट इज योर ए, ये बस ये बताता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में टोटल कोलिजन, मतलब कितना टोटल बेसिकली कोलिजन हुआ है, उनके पास एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में है या नहीं है। तो ये एनर्जी को कंसिडर नहीं करता है। यानी कि मोटा मोटी बात क्या है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कोलिजन। वैसे ऐसा होता नहीं है, एनर्जी बहुत मैटर करती है, अभी मैं बताऊंगी कैसे। ठीक है, बोलो। यस मैम। अगर बेटा मैं एट हाई टेम्परेचर, अगर मान लो मैं टेम्परेचर इनफाइनाइट ले लूं, मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट ले लूं तो क्या होगा, 1 बाई इनफाइनाइट 0 और e की पावर 0 1। तो यहाँ पे क्या होगा, k किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। k किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। बेटा ये थ्योरी वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, समझना, यूज होगा आगे कई बार ना। इसमें केमिकल काइनेटिक्स में ऐसा भी सवाल आ जाता है कंसेप्चुअल कि बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। तो ये मैं तभी लिखवा रही हूँ, नहीं तो मैं लिखवाती भी ना, कि अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ से बन जाए तो तुम्हें पता हो। ठीक है मेरा बेटा, तो यानी कि कहने का क्या मतलब है मेरा बेटा, अगर हाई टेम्परेचर की बात करूं तो इसका मतलब ये होंगे सारे के सारे कोलिजन जितने भी होंगे भाई वो तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ही कर लेंगे फिर, है ना। बट ऐसा होता नहीं है ना। सारे के सारे जरूरी नहीं कि जो कोलिजन करे वो सारे प्रोडक्ट बना लेते हैं, और भी चीजें कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, तो आप ये प्लीज लिख लीजिए। लिख लिया? तो मैम आपने किसकी बात कर ली, मैम आपने ए की बात कर ली कि ए क्या बताता है। तो जो आर्हेनियस इक्वेशन में जो रेट कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, ए इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। तो ए क्या बताता है कि कोलिजन कितने हुए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, एनर्जी नहीं बताता है। एनर्जी के बारे में कौन सा फैक्टर आएगा, ये वाला आएगा, दैट इज ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। तो जो ये फैक्टर है ना, ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, ये क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनके पास काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के या तो बराबर है या उससे ज्यादा है। या तो जैसे मान लो तुम्हारे 1000 मॉलिक्यूल है, ठीक है मेरा बेटा, उसमें से 100 ही क्या किए, कोलाइड किए। क्या ये 100 के 100 कन्वर्ट हो जाएंगे क्या प्रोडक्ट में? नहीं, वो कन्वर्ट होंगे जिनके पास एनर्जी कितनी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा। तो मान लेते हैं वो सिर्फ 15 मॉलिक्यूल ही ऐसे हैं जिनके पास होगा। तो ये ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी क्या बताता है, यही बताता है क्या, molecules having kinetic energy greater than equal to activation energy by total number of molecule, क्योंकि आपको फ्रैक्शन बताना है। और अगर मान लो आपको परसेंटेज निकालना हो मॉलिक्यूल का हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या होगा, ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी इंटू 100। बोलो क्या कहते हो। यानी कि आर्हेनियस इक्वेशन में दो चीजों को कंसीडर किया गया, कौन से वाला, कोलिजन वाले को और दूसरा एनर्जी वाले को। यस और नो? यस मैम। एक चीज रह गई, अभी भी एक चीज रह गई, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कैसा है मॉलिक्यूल का, तो ये हमें कौन बताएगा, कोलिजन थ्योरी बताएगा। ठीक है, तो आर्हेनियस इक्वेशन सिर्फ किसकी बात कर रहा है कि कोलिजन हो रहे मॉलिक्यूल के बीच में और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो है बेसिकली एनर्जी चाहिए। क्लियर है? यस मैम।
यस Yes, ma'am. ठीक है, अगर लिख लिया है तो थम्स अप दे दो मेरा बेटा, सारे बच्चे। मैम 2 मिनट। हाँ हाँ हाँ, चलो चलिए। यस मैम। आर्हेनियस इक्वेशन इन लोगरिथम फॉर्म। देखो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस e बाय आर टी होता है। अगर मान लो मैं दोनों तरफ ln ले लूं तो क्या होगा, बताओ। और ln e क्या होता है, 1। यस मैम बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ठीक है, अच्छा अगर मेरे को log में चेंज करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। बोलो। 2 मिनट होगा। हाँ हाँ हाँ, कर लो कर लो। अपनी क्लास कब तक है, 7:45 तक ना। यस मैम। Yes, ma'am. 8:30 तक का मैम। 8:30 तक है। नहीं मैम, नहीं मैम 45 तक है। 6:15 का time। मैम वो 15 मिनट डाउट डाउट डिस्कशन नहीं होता है। हाँ, 15 आपका मिनट ये है ना 6:15 से 7:30 क्लास और 15 मिनट डाउट डिस्कशन। डाउट डिस्कशन। ठीक है, यस तुम्हारे डाउट नहीं होंगे तो फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी, सोच लो, जल्दी नहीं छोड़ूंगी लेकिन। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके। ओके मैम। चलिए बेटा, लिख लिया इतना। यस Yes, ma'am. ये बहुत काम की इक्वेशन है बेटा, बहुत काम की इक्वेशन है। अगर आरएनएस इक्वेशन आती है तो उसको तुम लोगरिथम फॉर्म में भी लेके जा सकते हो। अब बात आती है मेरा बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, जहां से भर भर के सवाल तुमसे पूछे जाएंगे। देखो आगे सवाल ही है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। चलिए आइए, ये क्वेश्चन तभी होंगे जब सुनोगे ध्यान से, वरना फिर ऐसे बैठ जाओगे मैम क्या था। आइए, तो सबसे पहले मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी ln k वर्सेस 1/t। और मैं फिर बता रही हूँ, अब तक तुम्हें जितने भी ग्राफ मैंने फिजिकल में पढ़ाए हैं उसमें से ग्राफ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, शिफ्ट में किसी के शिफ्ट में जरूर पकड़ाएगा वो क्वेश्चन। तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी होता है मैम, अभी आपने कराया। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ बेटा ln k वर्सेस 1/t का, तो मेरा ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ये तो 1/t तो एक्स एक्सिस पे हो गया, तो यानी कि ये मेरा क्या हो गया, स्लोप हो गया, और ये इंटरसेप्ट हो गया। तो स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। स्लोप क्या है मेरा बेटा, माइनस ए बाय आर। और इंटरसेप्ट क्या है, ln a है। बोलो। सही है ना बात। यस दूसरा ग्राफ log k वर्सेस 1/t। log k वर्सेस 1/t क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर इंटू टी। तो जब तुम लोग ग्राफ बनाओगे log k वर्सेस 1/t का, तो कैसा आएगा ग्राफ, ये भी ऐसे ही आएगा, बिकॉज अब स्लोप क्या है, माइनस ई ए बाय 2.303 आर। और इंटरसेप्ट क्या है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, पूछिए। नो मैम। एनीवन।
मैम ये वाला जो ग्राफ है ये मीटअप नहीं होगा मैम टाइमलाइन से? क्या हुआ यहाँ पे कह रहे हो? यस मैम, एक्स एक्सिस से। पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बुक्स में यहाँ पे भी दिखाया हुआ होता है, ऐसे भी करके दिखाया होता है, तो पहुंचा सकते हो, वरना इतना छोड़ दो। मैम फिर कुछ फॉर्म होगा जब ये एक्स एक्सिस से मीटअप होगा? नहीं, ओके मैम। आप इसको मत ही मीट करवाओ, वैसे कई कई क्वेश्चन में करा देते हैं, आप मत कराओ, आप इतना ही छोड़ दो, ठीक है? आप इतना ही छोड़ दीजिए इसको। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप यहाँ मीट कराओगे फिर के 0 हो जाएगा, ठीक है? तो बेटर है कि उसको इस तरीके से दिखाओ, मीटअप ना कराओ। हाँ, लेकिन सम क्वेश्चंस में कई जगह आपको करवा भी रखा होगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, वहां पे फिर वो कुछ ना कुछ वैल्यू दे के रखेगा तुम, ठीक है? चलिए, इतना बहुत है, मतलब बहुत है, कह रही हूँ, इतना कर लिया। यस मैम। यस Yes. एक और ग्राफ है, के वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। अब तुम मुझे बताओ, क्या बताएं मैम, कि k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है। अब तुम मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ये वाली जो टर्म है ई ए बाई आर टी, ये छोटी Yes. होगी, Yes. मतलब माइनस में छोटी होगी, माइनस में छोटी होने का मतलब पॉजिटिव के साइड जाएगी, बताओ। Yes. और अगर पॉजिटिव के साइड जाएगी तो मेरा के क्या होगा? बढ़िया। बढ़ेगा। तो यानी कि क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ क्या, अगर मेरा के वर्सेस रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर कर रही हूँ, तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो ये तुम्हें Yes, याद ma'am. है, मैंने बताया भी था कि टेम्परेचर बढ़ने की इक्लिप्स, जो आपका रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। बना लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आधा घंटा हम क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है? यस कल कितने बजे हुई थी तुम्हारी क्लास ओवर? जल्दी छूट गए थे क्या? 15 मिनट? मैम 7:30 ही छोड़ा था मैम। अच्छा, 7:30 गए, कुछ पूछा नहीं होगा तुम लोगों ने, 35 तक बैठे थे, पूछा था मैम क्वेश्चन। ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार, सब आ जाओ, ध्यान से सुनना। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है और जो टेम्परेचर है वो डिपेंडेंट है किस पे? टेम्परेचर Rate डिपेंड कर रहा है रेट कांस्टेंट पे, ठीक है? और ये वाली इक्वेशन वो फॉलो कर रहा है, ठीक है? आपको क्या बताना है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर बताना है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपको क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है? तो मैम आपने हमें एक फॉर्मूला बताया है ये वाला, कि log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 RT, यही बताया है। यस मैम। अब तुम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो तुम्हें log a की वैल्यू क्या दिखाई देगी? कितनी दे रखी है? 6. तो a क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6। यही तो करते हो ना, Yes, ma'am. तो घटाओगे। तो मैम एक काम तो हो गया। उसके बाद उसने पूछा एक्टिवेशन एनर्जी कंपेयर करना, तो माइनस ई ए बाई 2.303 किसके बराबर है? माइनस 2000 के। यस मैम। तो ई ए क्या हो जाएगा? 2.303 आर कितना लोगे? देखो किलो जूल में निकला हुआ है, तो 8.314 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, बिकॉज 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻³ किलो जूल होगा, इंटू 2000, ठीक है? और जब बेटा आप लोगों के बहुत काम आएगा,
कभी एमसीक्यू में फंसे ना तो 2.303 इंटू 8.314 अप्रोक्सीमेटली 19 के बराबर ही होता है। ठीक है, ये तुम्हें काम आएगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी लगभग 38 के आसपास आई है कोई आंसर? ये देखो मेरा बेटा है 38.3 आ रहा है। तो ये आप लिख लीजिए। देखो अगर इंटीजर बेस्ड सवाल आया ना वहां पे थोड़ा सा हो सकता है फंस जाओ। जब तुम इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करोगे 2.303 इंटू 8.314 को तो 19.1 आएगा, निकाल के देख लो बेशक। तो अगर एमसीक्यू आता है तो तुम लोग क्या करना मेरा बेटा, तुम लोग 19 को लेके सोल्व आप कर सकते। ठीक है, यस और एक और चीज क्या बताई थी मैंने अभी कि 8.314 को तुम 25/3 लिख सकते हो। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं, आप लोगों के लाइफ में ना काफी काम आएंगी ये जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन। मैम अगर फोर्थ न्यूमेरिकल आया तो मैम 8.314 की वैल्यू भी हम 25/1 ही ले सकते ना? फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो क्या कह रही हो? अगर न्यूमेरिकल आया मैम तो हम आर की वैल्यू 25/3 भी नहीं ले सकते ना? देखो अगर एग्जामिनर ने तुम्हें जनरली क्या होता है ना, आजकल क्या हो रहा है इंटीजर बेस्ड सवाल में ना वो लिख के देता है कि आर की यही वैल्यू लो, तो आपको वही लेनी है। अगर मान लो उसने बोल रखा है 8.314 तो 8.314 लो, अगर उसने बोल रखा है कि 8.3 लो तो 8.3 लो। एक्चुअल में जो 25 को जब आप डिवाइड करोगे ना तो ये निकल के आता है 8.33 के आसपास। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो ये कब काम में आएंगी तुम्हारी चीजें? जब तुम्हें एमसीक्यू मिलेगा वहां पे तुम्हारा बहुत काम में आएगा। ठीक है, और ऐसी बात नहीं कि इंटीजर बेस्ड में काम नहीं आएगा, उसमें भी आएगा। लेकिन अगर कहीं पे मान लो उसने बोल रखा है कि भाई साहब की 8.3 लो, फिर तुम ये नहीं ले सकते 8.314। ठीक है, चलो आगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम है क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप के सवाल आते हैं, ऐसे ही टाइप के सवाल आते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दी हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। अब देखो उसने बोला हुआ है नियरेस्ट इंटीजर में और आर ये लेना है, तो अपनी मर्जी का मत लेना कुछ। ठीक है, चलिए तो क्या मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं यहाँ पे? यस मैम, ln k इज इक्वल टू ln प्रिया आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? गायब? हाथ खड़े करो, किसको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाथ खड़े करो। बिल्कुल पढ़ाई छोड़ रखी है भाई तुम लोगों ने। सुखजीत कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं यहाँ पे? मैम k is equals to ln e minus e upon RT वाला। बट यहाँ पे तो ln दिया हुआ है। फिर मैम मैं बताऊं? यही वाला लगेगा ना, क्योंकि फिर तुम ln लेना पड़ेगा सुखजीत, क्योंकि यहाँ पे आपको ln में पूछा। अब दोनों को कंपेयर करना, तो आपका क्या होगा? EA बाय आर किसके बराबर होगा? 2 इंटू 10⁴ केल्विन। तो EA किसके बराबर होगा? 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 2 इंटू 10⁴ केल्विन। तो केल्विन से पर केल्विन गया, कितना आ जाएगा ये? 16.6 इंटू 10⁴। ठीक है, बोलो। अब यहाँ पे हमें क्या बोला? किलो जूल में पूछा है। कितना आ जाएगा? 166 आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। तो ऐसे करना रहेगा। रविंदर प्रतीक हो जाएगा क्या? गुरविंदर हो जाएगा, सुहानी, अभय, मुमताज, नेहा, क्या पता नहीं कहाँ हो तुम्हारे दोनों, दिव्या, अंशिका, मनप्रीत। मैम चलिए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए।
आपको दो रिएक्शन दे रखी है R1 एंड R2, ध्यान से सुनना। दो रिएक्शन है R1 एंड 2, लेकिन दोनों का जो A है आर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर वो आइडेंटिकल है ना। फिर वो कह रहे हैं जो R1 रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है, लेट से वो EA1 है, वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल पर मोल। मतलब ऐसा कुछ कह रहा है वो। यस मैम। Yes, ma'am. सोच के बताओ भाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है मैम। उसके बाद कह रहे हैं K1 K2 रेट कांस्टेंट है R1 रिएक्शन R1 R2 के, आपको ln K2 बाय K1 बताना है। तो ln K1 क्या होगा, A ln A माइनस EA बाय आठ। RT। अब यहाँ पे EA1 आ जाएगा बिकॉज अलग अलग है ना एक्टिवेशन एनर्जी। देखो तो आप इसमें वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना जो अभी क्या बोलते हैं, अच्छा अभी वो बताया भी नहीं है वैसे। एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है तो अलग अलग लिख रहा है। ln K2 क्या हो जाएगा, ln A माइनस EA2 बाय RT। बोल लो। Yes, ma'am. मान लो ये फर्स्ट है सेकंड है, माइनस कर दो, क्या हो जाएगा ln K2 बाय K1 है ना, ln A माइनस ln B, और माइनस EA2 प्लस EA1 बाय RT हो जाएगा। सोच के बताओ। Yes, ma'am. ये तो माइनस हो जाएगा। ओके तो अब मुझे ये बताओ EA1 क्या है मैम, EA2 प्लस 10 है माइनस EA2 बाय RT कुछ दिया हुआ है क्या इन्होंने, R कितना लेना है फिर हमें, किलो जूल में बात करिए वैसे तो इसमें। तो एक काम करते हैं 8.314 ले लेते हैं अभी, और टेम्परेचर कितना है 300। Three. तो बस इसको सोल्व करना, देखो सोल्व करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो 10 बाय 8.314 इंटू 300। ठीक है, अभी किलो जूल में है ना, इसको जूल में ले लो लगे हाथ। तो देखो क्या आएगा इसका आंसर सोल्व करने के बाद। 8.314 को 25 बाय 3 ले लूं, क्या कहते हो, काम हो जाएगा। देखो आसान हो गया यार, देखो ये 100 पे गया। ठीक है, 4 आंसर आ गया। यस। बोलो क्या कहते हो। Yes, तो ma'am. ऐसे आपको थोड़ा सा सोचना रहेगा। Okay. ओके मैम, यस सोच लो बेटा। Ma'am. अच्छा ठीक है, तुमसे करवाऊं क्या क्वेश्चन फिर। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम लोग कहाँ बैठे हो भाई, इतनी दब दब की आवाज आती है, जैसे तो पता नहीं किसी ने तुम्हारे मुंह पे क्या ही रखा हुआ है। कंबल में मुंह डाल के यस मैम करते हो क्या हैं? No, ma'am. यस No, मैम। No, ma'am. ma'am. तो गर्मी है ना। No, ma'am. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें कितनी दे रखी है 80.9 किलो जूल, इसको जूल में चेंज कर लीजिए। आपको बताना क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म इतना, मतलब e रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालने। तो मुझे ये बताओ वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ज्यादा होती है, वो किसके बराबर होती है इसके। ये और बराबर। इसको उन्होंने ये बोल रखा है e रेज टू पावर माइनस एक्स है। तो तुम्हें x निकालना है, यानी कि तुम्हें क्या निकालना है, e बाय RT निकालना है। चलो सोल्व करो। तुम्हें ये निकालने के लिए बोल रहा है बेटा E बाय RT। एक्टिवेशन एनर्जी भी दे रखी है तुम्हें, सारे बच्चे निकालो।
मैम 0.013। पता नहीं मेरे को आंसर, आप लोग सोल्व करिए कितना आ रहा है। बेटा मेरा आ रहा है 13.9 के आसपास, यानी यस कि मैम 14 आएगा। 13.9 मैम आ गया। आ भी गया, आ चेक गई। करो एक। हाँ बेटा, यस मैम, आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करना। क्या बोले? मैम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना रह गया था, यही आंसर आ गया। तो प्लीज यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखिए मेरा बेटा, किस में दे रखे, देखो आर की वैल्यू जूल में है, तो या तो इसको किलो जूल में लो वरना उसको जूल में चेंज करिए, वरना गड़बड़बाजी कर दोगे तुम लोग। ठीक है, चलिए आगे है जाके, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। मैं अभी तो बताया आपने, लेकिन इसमें तब बात करूंगी जब तुम्हें 2 टेम्परेचर दे रखे होंगे, तो कैसे तुम्हारा इक्वेशन निकल के आएगा। चलिए बेटा, हमें पता है ये वाली इक्वेशन होती है k इज इक्वल टू ए e रेज़ टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। तो बेटा जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन में फिर बोल रही हूँ पेपर में नहीं आएगा, तुम्हें फाइनल रिजल्ट याद रखना है। इसमें जो हम एज्यूम करते हैं ना बेटा, एज्यूम ये करके चलते हैं कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी और अनहेनियस फैक्टर है ना, विच इज योर कोलिजन फैक्टर एज वेल, वो ज्यादा टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करते, तो करते हैं लेकिन उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप ये एज्यूम करके चलते हो कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है और जो आपका कोलिजन फैक्टर है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के साथ बदल नहीं रहा है। तो अगर तुम मान लो ये एज्यूम करते हो, थोड़ा बहुत तो चेंज आता ही है, जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन भी बढ़ेंगे, तो ए चेंज होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे ये बोला गया कि ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो फिर अगर मान लो ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर के साथ, तो यानी कि सिर्फ रेट कांस्टेंट ही बदल रहा है टेम्परेचर के साथ, यानी कि सिर्फ रेट कांस्टेंट ही टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यस और नो। तो उसके लिए कैसे डिराइव करेंगे? अगर मान लो मेरे पास टेम्परेचर T1 है तो K1 क्या आ जाएगा, ए e रेज़ टू द पावर माइनस ए बाय आर T1। और अगर मेरे पास T2 टेम्परेचर है तो रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा। ln ले लो, ln K1 ln A माइनस ए बाय आर T1। ln K2 क्या हो जाएगा, ln A माइनस ए बाय आर T2। दोनों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, देखना इधर, ln K2 बाय K1 ए बाय आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। यही आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। और अगर तुम लोग में लोगे तो ए बाय 2.303 आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। कुछ था इसमें बताओ? मैम कुछ था ही नहीं। तो K1 क्या है, K1 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस यहाँ पे लोग आएगा बेटा, लोग, ठीक है, लोग लिख लो यहाँ पे। लोग K2 बाय K1 क्या आया, लोग K2 बाय K1 ए बाय 2.303 आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर। K1 क्या है, रेट कांस्टेंट है, जाएगा नहीं कोई एट टेम्परेचर T1 पे। और K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T2 पे। आर तुम्हें पता ही है किस में लेना है, या तो जूल में मिलेगा या कैलोरी में मिलेगा, ज्यादातर जूल में ही आता है, डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ठीक है,
मान लो वो तुम्हें बोलते हैं, लेट्स से वो तुम्हें बोलते हैं कि बेटा रेट जो है वो डबल हो गया है, तो मतलब K2/K1 आपको 2 लेना है। मान लो वो बोले ट्रिपल हो गया रेट, तो क्या बोलोगे? K2/K1 3 है हमारा। 3 मान लो बोले क्वाड्रोपोल हो गया, तो K2/K1 क्या लोगे आप? 4। 4 4। ठीक है, हंस क्यों रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी मैं बोल सकती हूँ ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना होता है, तो कुछ ना कुछ तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी ना, 0 तो नहीं होगी, है ना। 0 का मतलब क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी 0 का मतलब हुआ कि मैम जो सारे कोलिजन हुए भाई सारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दिए। गेटिंग माय पॉइंट? और 1/T1 माइनस 1/T2 ग्रेटर देन 0, अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो बोलो। तो ln K2/K1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, यानी कि K2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन K1। मतलब इससे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, और तुम कह सकते हो रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेट भी बढ़ेगा मैम फिर तो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? पहले मान लो उनके पास कितनी थी एनर्जी? कम थी, लेट से कितनी थी? लेट से 20 थी, 20 जूल थी। टेम्परेचर बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, 40 हो गई। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन ज्यादा होंगे तो मैं बोल सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी होगा, इंक्रीज होगा। बोलो। Yes. So increasing the temperature, kinetic energy of activated state of molecule increases. So rate of reaction क्या हो जाएगा? Rate of product formation increases. बोलो। Yes. यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल के पास, या तो वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए या फिर ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। वेरी गुड। हो गया इतना? Yes. चलो एक क्वेश्चन कर दो ये बस। आपको क्या बोला पढ़ना है एक बार सारे बच्चे? थोड़ा सा बेटा फोकस हो जाओ, कर लो फोकस थोड़ा। ln K वर्सेस 1/T का ग्राफ दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 400 केल्विन पे इतना, तुम 500 केल्विन पे निकाल सकते हो? आप में से मेरे को कौन हैंड रेज करके बताएगा कि विच फॉर्मूला शुड आई यूज? दीप्ति आप बताइए मेरा बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? मैम ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT। इससे क्या निकल के आएगा? आपको तो 2 टेम्परेचर की बात किया ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते हो, है ना। सौम्या आप बताओ। मैम ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। हाँ देखो दीप्ति ये वाला लगेगा बेटा,
अब तुम्हें K2 पता है क्या? नहीं पता, वही निकालना है। K1 पता है? हाँ मैम 10⁻⁻5। T1 भी पता है, T1 है 400 और K1 है 10⁻⁻5। T2 है 500 लेकिन K2 नहीं पता। और क्या नहीं पता मैम? एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं पता, लेकिन हमें इसका स्लोप पता है ln K वर्सेस 1/T का, मैम आपने ही बताया था अभी। ये भैया तो ये हो जाएगा 4606 R। अब कुछ नहीं करना, पुट करना है तुम्हें। चलो आओ आओ। सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। आ गया सी ऑप्शन? नेहा ए आ रहा है। ए आ रहा है क्या? चेक करो भाई। ln K2 by 10⁻⁻5 4606 R से R गया। ये कितना बनेगा? 2 × 10⁻4 और ये बन जाएगा 100। ठीक है, मैम ऑप्शन बी 2 × 10⁻⁻4 आ रहा है। ऑप्शन बी। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे मेरा बेटा? बताइए। निकालना क्या अपने को? रेट कौन से निकालना? तो आप इसको लोग में चेंज कर लो ना, 2 0 तो यही कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 लोग K2 by 10⁻⁻5 और ये कितना बन जाएगा? 2303/100। बोलो क्या कहते हो? मैम ए ऑप्शन। आ गया ये ए तो? आ रहा है मैम। यस मैम। तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? 10⁻⁻4 आ जाएगा बेटा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये आप एक बार घर पे ट्राई कर लेना, बाकी मैं कल करवा दूंगी आप लोगों को। 2 क्वेश्चन और हैं, फिर इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। नाउ योर डाउट का टाइम। जितना पढ़ाया है आज की क्लास में उसमें से कहाँ डाउट आया पहले तो वो पूछ लो, या कुछ और पूछना है तो वो पूछ लो। हाय हाय, सारे चुप क्यों बैठ गए हैं? मैम एक आपने ये वाला जो कहा था मैम कि ए को और के को दोनों को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, मैम वो क्यों कहते हैं वो एक बार बता दीजिए। मैंने बताया भी, जब टेम्परेचर तुम्हारा इनफाइनाइट होगा मेरा बेटा तो के ए के बराबर होगा। तो जब रेट कांस्टेंट को आप कब बोलोगे? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एट मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, छुट्टी करूं क्या? हरलीन लेट हो गए बेटा आज। मैम आप मुझे अपनी प्रिपरेशन के बारे में बता रहे थे, मैम वो वाला बता दीजिए। मैम आप कैसे मैनेज करते थे तीनों सब्जेक्टों को? मैं कैसे मैनेज करती थी? देखो, आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेई। मेरे पास पीसीएम ही था, बट मैं उसके लिए नहीं कर रही थी बिकॉज मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना था, है ना। तो फिर मेरा 3 तो मेरी ट्यूशन होती थी, क्योंकि तब तो हमारे टाइम पे फोन वगैरह यूट्यूब वगैरह तो हम देखते नहीं थे ना इतना। तो